अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आप सबको बहुत ही ज़बरदस्त गुड मॉर्निंग गजल की जानिब से, मेरी जानिब से और एबीएन न्यूज़ की जानिब से। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजरेगी और अब अगर अच्छी नहीं भी गुजरी तो आप सुबह की सोच लगाइएगा। हम आपकी सुबह को ज़्यादा अच्छा गुजारने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हिस्सा हम डालने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी सुबह अच्छी हो जाए। सबसे पहले आज मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। सोशल स्टोरीज तो हैं ही, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ है। एक आपको छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, वो देखिए पहले। ये देखिए जी, ये क्लिप आपने देखा है कि किस तरह से एक बंदर ना ही उस शख्स को इरिटेट कर रहा है, ना ही उस शख्स को तंग कर रहा है, कुछ भी नहीं, बल्कि अपना काम कर रहा है। लेकिन किस तरह से एक बुजुर्ग आदमी आता है और उसको लात मारकर गिरा देता है। मतलब आप इतना संगीन अमल कैसे कर सकते हैं? इंसान अपने आप को कहता है कि वो अशरफ अल मखलूकात है, सबसे अफजल इल्म रखने वाला है, इंसान को समझ बूझ है हर चीज़ की, अच्छे बुरे की तमीज़ है। लेकिन दरिंदों जैसा सलूक करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह से आपके ये सलूक हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये तो सिर्फ एक वीडियो है, ऐसी कई वीडियो जो हमारे सामने आती नहीं होंगी। लोग विजिट के लिए जाते होंगे, घूमने जाते होंगे और इस तरह का अमल करते होंगे, और वहाँ के लोगों, जो लोग मैं कह रही हूँ, वहाँ के जो जानवर हैं, जो भी, उनको जिस तरह से नुकसान आप लोग पहुँचाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। क्यों? दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जानवरों का भी उसी तरह का ख्याल रखना चाहिए जिस तरह इंसानों को रखना चाहिए। और हम जब दुनिया की बात करते हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक में इस हवाले से बड़ी सख्त कवानीन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कवानीन हैं, लेकिन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जिस तरह से इंसानों के साथ सलूक होता है, उसी तरह से जानवरों के साथ सलूक होता है। और हमारे मुल्क में इस तरह की बहुत सारी कहानियां रोज बरोज हमें देखने को मिलती हैं। एग्जैक्टली। और आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप अपने एंड से कर सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। ये वीडियो तो आपने देखी है, एक और क्लिप आपको दिखाते हैं, वो भी देखिएगा। ये देखिए जी, ये इस वक्त आप देख रहे हैं, एक मॉल है, एक मॉल है और वहाँ पर फेमस एक फूड चेन आप कह लें वहाँ है। वहाँ पर लोग जा रहे हैं और जिस तरह से गालम गलोच की, इसकी ऑडियो हम इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि इसमें बहुत ही गंदी और गलीज गालियों का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और लोगों की आमदोरफ्त भी है, लेकिन जिस तरह से तोड़ फोड़ की जाती है, तोड़ फोड़ करने के बाद वहाँ पर गालम गलोच होती है, ये सब आप इस वक्त विजुअल्स में देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि क्या आप इस तरह से करके फ़लस्तीन को आज़ाद करा लेंगे? नहीं। देखिए, एक चीज़ समझने की है गज़ल कि ये किसी माइकल का नहीं है, ये किसी जो है डेविड का नहीं है, ये किसी चौधरी साहब का ही होगा या अब्दुल कयूम साहब का होगा, और उनके साथ हाजी भी लगा होगा और उन्होंने उम्रा भी किया होगा, हज भी किया होगा। अनफॉर्चुनेटली इनमें काम करने वाले भी पाकिस्तानी हैं, फूड चेन के मालिकान भी पाकिस्तानी हैं। हम एक शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं और ये शिद्दत पसंदी 2-3 महीने के लिए तो होती है, लेकिन उसके बाद फिर ठंडी हो जाती है। लेकिन इन ब्रांड्स को आप जितना भी नुकसान पहुंचा लें, उससे आप फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करवा सकते। फ़लस्तीन को सॉरी टू कट यू, आपकी रियासत ने आज़ाद करवाना है। और रियासत अगर ऊपर से कोई इक़दाम उठाएगी तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपके इन इक़दाम से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होने वाला। हम भी यही कहते हैं कि आप एहतजाज करें, आप बाइकआउट करें। एवरी पाकिस्तानी शुड बाइकआउट दीज प्रोडक्ट्स। हम अपने तवस्सुत से आपको ये मैसेज देते हैं, लेकिन उसका एक वेल मैनर्ड, एग्जैक्टली पुरअमन तरीके से। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कोट करनी चाहूँगी हसनैन, टर्की की, जहाँ पर 550 से ज़्यादा इस तरह की फूड चेन्स थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया कि बाइकआउट किया, उन तमाम फूड चेन्स को बंद कर दिया गया। ये इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किया गया, क्योंकि आप देखें कि अभी आपका इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ है, इसके अलावा आपकी इकोनॉमी के हवाले से अगर बात की जाए तो विदाउट रूल ऑफ लॉ कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके जो है वो इन्वेस्ट करेगा जब इस तरह की सूरत हाल होगी। आप अपने मुल्क का एक मैसेज भी दे रहे हैं ना, तो अगर आपने करना है तो मुहज़्ज़ब तरीके से करें, एहतजाज करें, जिससे कोई मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाए। इस तरह से करके आप अपने मुल्क की सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही कर रहे हैं। फूड चेन्स को ब्लॉक करें, गंदी और गलीज गालियों का इस्तेमाल ना करें, तोड़ फोड़ ना करें, थोड़ा सा अपने मुल्क का भी ख्याल रखें ताकि आपकी इमेज अच्छी बिल्ड हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है गज़ल। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। इनिशियली मैच रावलपिंडी में और कराची में हो रहे हैं, और कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। इस हवाले से हम डिटेल में सेगमेंट जरूर करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद इस वक्त अच्छा खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न है बाबर आजम। जो बाबर आजम पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल रहे थे, उसके बाद उनको कप्तानी से हटाया गया, फिर उनकी बैटिंग
के हवाले से कहा गया कि आप अपनी बैटिंग पे फोकस करें, वहाँ पे वो फोकस नहीं कर रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब अगर PSL की बात की जाए, पहले मैच में वो 0 पे आउट हुए, मोहम्मद आमिर का शिकार हुए, और कल के मैच में वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर का शिकार हुए जहाँ पे उन्होंने 1 रन बनाया। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि पाकिस्तान का जो नंबर 1 बैटर है इंटरनेशनल के साथ साथ अब PSL में भी परफॉर्म नहीं कर रहा। और जिस तरह गजल ने कहा कि वो कुछ ना करने के बावजूद भी किंग हैं, लेकिन अगर इसी तरह रहा तो ये लकब मिलते रहते हैं और ये लकब अवाम ले लेती है, जो अवाम देती है। ये लकब हमेशा रहेगा, आप कुछ करें वो या ना करें। हाँ, वो किंग रहेंगे जी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। अब हम सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको फिनलैंड लिए चलते हैं, जहां पर मैं आपको एक जबरदस्त खबर दूं कि फिनलैंड को एग्जीक्यूटिव 8 सालों से ये कहा जा रहा है कि हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। बिल्कुल, मुसलसल। हाँ, मुसलसल। अब ये क्यों है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि इस खुशहाली के पीछे कई अहम वजूहात हैं, बहुत से अवामिल हैं। और वो ये है कि वहाँ पर फ्रीडम बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी मतलब आप ये कहें कि आज़ादी इज़हार राय है, इसके साथ उनको मुफ्त तालीम है, बेहतरीन सेहत की सहूलियात हैं, हर शहरी को माशी तहफ़्फ़ुज़ है। फिर फिनलैंड में लोग अपनी हुकूमत और रियासती इदारों पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुकम्मल भरोसा करते हैं। वहाँ बदउनवानी नहीं है, करप्शन जैसे मामलात नहीं होते, रियासत हर शहरी को बराबर का दर्जा भी देती है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं हैं। यहाँ पर ख़ानदानी रिश्ते हो जाएं, इस तरह की बहुत से मसाइल हैं। फिर आप ये कह लें कि फ्रीडम के हवाले से कोई आज़ादी हमारे पास नहीं है, ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जहाँ पर आपका जो बात करने का एक थोड़ा सा जो हुकूक होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर इसके साथ साथ बदउनवानी और करप्शन जैसे केसेस आप देखें कि आए रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसी खबर मिल रही होती है। और फिनलैंड के हवाले से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस वजह से पिछले 8 सालों से हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ये बिल्कुल ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसी। आपने अब फिनलैंड की बात की और पाकिस्तान के साथ इसके हालात की बात की, तो पाकिस्तान की और फिनलैंड की एक खुशहाली की तस्वीर है फिनलैंड की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तस्वीर है। अगर फिनलैंड की बात की जाए, फिनलैंड और पाकिस्तान में 2 मुख्तलिफ दुनियाओं की कहानी है ये। एक तरफ अगर फिनलैंड की बात की जाए तो वहाँ पे एक बाहिम्मत मुआशरा है, फिर रियासत बहुत अच्छी है, रियासत लोगों के साथ कोऑपरेट करती है, एक ऐसी रियासत है जो कि लोगों के हुकूक का ख्याल रखती है और बराबरी की सतह पर उनके हुकूक का ख्याल रखती है। लेकिन एग्जैक्टली दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में रियासती फिलाई निज़ाम बिल्कुल कमज़ोर है, जिसकी वजह से आम जो आदमी हैं वो ज़्यादातर ख़ानदान और बरादरी पर इन्हिसार करते हैं। अगरचे ये रिश्ते बहुत मजबूत और जज्बाती सहारे का बायस बनते हैं, लेकिन वसाइल की कमी इन पर दबाव डालती है। और यही वजूहात है कि पाकिस्तान में आप देखेंगे कि हर शख्स दूसरा शख्स आपको परेशान नजर आता है। लेकिन अगर फिनलैंड की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। फिनलैंड के शहरी अपने इदारों पर भरोसा करते हैं, वहाँ करप्शन ना होने के बराबर है और हुकूमती निज़ाम शफाफियत के उसूलों पर चलता है। पाकिस्तान में इसके बरक्स बदउनवानी एक आम तासुर है। अवाम अक्सर खुद को हुकूमती नाइंसाफी का शिकार महसूस करते हैं, जिससे एतमाद का फुकदान पैदा होता है। जब ऐसे मामिल होते हैं ना सैन, तो फिर हर बंदा सारी जिंदगी उसकी खुशी से गुजरेगी, ऐसा ही है ना। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। और आप बढ़ेंगे या मैं बढ़ूं? जी, आप कहती है तो मैं बढ़ जाता हूं। अब आप बढ़ेंगे आप। चले जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आप नींद के हवाले से अगर बात करो तो नींद आपको पसंद है? वैसे आप ही बताइए कि नींद में क्या कुछ हो सकता है। नींद में ये है कि आपको ख्वाब आते हैं, अच्छे अच्छे भी आते हैं, बुरे बुरे भी आते हैं, बुरी बुरी यादें भी आ जाती हैं, कुछ ऐसे भयानक ख्वाब भी होते हैं जो आपको कभी नहीं भूलते। बिल्कुल ऐसी है जी। जरा तसव्वुर कीजिएगा अगर हमारी नींद ही हमारी तकलीफ को थोड़ा सा धुंधला कर दे या यादों को धुंधला कर सकती है। इस हवाले से तहकीक हो चुकी है। एक नई साइंसी तहकीक के मुताबिक नींद के दौरान ज़हन को मुस्बत यादों से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में शाया होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक तजुर्बाती तौर पर कुछ अफराद को पहले मनफी तस्वीर से जोड़ा गया, लेकिन बाद में इन्हीं मुहर्रकात को खुशगवार तस्वीरों से मुंसलिक किया गया। नींद के दौरान जब यही आवाज़ें दोबारा चलाई गई तो दिमाग में वो इलाके मुतहर्रिक हुए जो जज्बाती यादाश्त को कंट्रोल करते हैं। नतीजा ये निकला कि मनफी यादें धुंधला गई और मुस्बत ख्यालात ने जगह ले ली। माहिरीन के मुताबिक ये तरीका मुस्तकबिल में PTSD, डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज में मददगार साबित होगा, बशर्ते के मजीद तहकीक से इस तवील मुद्दती अफादियत को भी साबित किया जा सकता है। मतलब आप ये देखें कि क्या हम अपनी तकलीफों में वो यादों को जो हसनैन बता रहे हैं वो बदल सकते हैं। एक नई तहकीक की कहती है और ये मुमकिन भी है, और वो भी सिर्फ नींद के जरिए। साइंसी माहिरीन ने
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस किया है, जिसमें कुछ अफराद को पहले नेगेटिव आप ये कहें कि मेमोरीज से जोड़ा जाएगा, फिर बाद में उन्हीं मुहर्रकात को पॉजिटिव कर दिया जाएगा। जब यही आवाज़ें उनकी नींद में चलाई गई तो दिमाग ने पॉजिटिव रद्द-ए-अमल फिर जाहिर किया। नतीजा क्या निकला कि आपकी जो नेगेटिव यादें थी वो कमज़ोर हो गई और जो पॉजिटिव ख्यालात थे वो आपको आना शुरू हो गए। और ये नई तकनीक ना सिर्फ गैर तकलीफ दे है बल्कि उम्मीद भी दिलाती है कि माजी की तलखियाँ सिर्फ दवा से नहीं, ख्वाबों से भी कम हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लोग चले जाते हैं। तो ये एक कामयाब तजुर्बा किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि एक मशहूर मुसन्निफ़ा और अवामी शख्सियत फातिमा भुट्टो ने शेयर हर थॉट्स, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है कि पाकिस्तानी जो ड्रामे होते हैं उस हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ड्रामे कभी खित्ते में कहानी सुनाने के हवाले से एक ताकतवर पहचान रखते थे। इस हवाले से आगे चलकर हम मुकम्मल एक सेगमेंट भी करेंगे, इस पर बात भी करेंगे ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से कि किस तरह वो ज़वाल का शिकार हुई और अब क्या मज़ीद उसमें ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि दोबारा उफ़क़ पर हमें नज़र आए। लेकिन फातिमा भुट्टो ने जो अपने शेयर किए थाट्स, उनके मुताबिक जज्बात, समाजी हकीकत और गहराई से भरपूर उन्होंने कहा है कि पहले वाले ड्रामे हुआ करते थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के दौर में ऐसा नहीं है। वक्त गुजरने के साथ फातिमा के मुताबिक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने मयार के बजाय महज रेटिंग्स के पीछे दौड़ लगाना शुरू कर दी है, ख़वातीन को अक्सर मजलूम किरदारों तक महदूद कर दिया है और जो हमारे सोशल इश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ जज्बाती तमाशे की हद तक दिखाना अब इस इंडस्ट्री की कमज़ोरी बनती जा रही है। और फातिमा भुट्टो ने कहा इस उम्मीद का बल्कि इजहार किया कि पाकिस्तान एक बार फिर कहानी सुनाने की इस मिरास को जिंदा करेगा जो दुनिया भर में लोगों के दिलों को छू सकती है। हम भी यही चाहते हैं वैसे। बिल्कुल ऐसी है जी, और अल्लाह करे कि फातिमा ने जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि कभी ये खित्ते की पहचान हुआ करते थे, इनमें मौशरती सच्चाइयाँ, जज्बाती गहराई और उम्दा किरदार निगारी जो कि हर घर का हिस्सा बनती थी, लेकिन अब इनके मुताबिक ड्रामा संजीदा मवाद से ज़्यादा जज्बाती शोर बनकर रह गया है। मखसूस घरेलू तनाज़ात, औरतों की मजलूमियत और गैर हकीकत पसंद कहानियाँ हमारे असल मौशरती चेहरे को छुपा देती हैं। फातिमा भुट्टो चाहती हैं कि पाकिस्तान ड्रामे दोबारा रास्ता अपनाए जहाँ कहानी, सच्चाई और इंसानियत को पेश किया जाए, और उनका मानना है कि दुनिया को सुनाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बस हमें फिर से सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। और फातिमा के जो अल्फाज हैं यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान की हर बंदे के अल्फाज हैं। आगे बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास कम है और मुकाबला थोड़ा सा सख्त है। बांग्लादेश, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जिस तरह ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी सिवाय इसराइल के दुनिया के हर कोने पे ट्रैवल कर सकते हैं, इसी तरह से बांग्लादेश ने भी अपने पासपोर्ट पर सिवाय इसराइल के वाला पुराना जुमला, क्योंकि पहले भी था, दोबारा शामिल कर दिया। सिवाय इसराइल के, हाँ, ये हर जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते। इस इकदाम से वाज़ेह होता है कि इसराइल से मुतालिक इस मुस्लिम अक्सरियती मुल्क का मौक़िफ़ अब भी वैसा ही सख्त है जैसा बरसों से रहा है। ये इबारत बरसों से बांग्लादेशी पासपोर्ट पर मौजूद थी, मगर 2021 में शेख हसीना की हुकूमत के आखिरी सालों में इसे हटा दिया गया। इस वक्त हुकूमत ने वजाहत की थी कि इस इसराइल से मुताल्लिक रियासती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन अब वज़ारत दाखिला ने दोबारा इस इबारत को बहाल करने की हिदायत जारी की और इमिग्रेशन और पासपोर्ट डिपार्टमेंट को अमल दरामद के लिए ज़रूरी इकदाम करने का कहा गया। एक्जैक्टली, ये इकदाम करने भी चाहिए क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त इसराइल के, ग्रेटर इसराइल का नक्शा तैयार कर चुका है, पूरी दुनिया पर कब्जा करने का भी सोच रहा है, बट लेट्स सी कि हर मुल्क अपनी अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। यहाँ पर हमारी सोच स्टोरीज का जो सेगमेंट था वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी धूम मची हुई है। जब से वो टैरिफ के ऊपर बात कर रहे हैं कि कभी किसी के ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे, चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बहुत सारे ममालिक के ऊपर, लेकिन उसके बाद उनकी अपनी ही स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। पर दुनिया में एक मंदी हमें नज़र आ रही है, स्पेशली अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात करेंगे तो इस पिछले अगर 3-4 साल की बात की जाए तो अपनी कम तरीन सतह पे आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है अमेरिकन टैरिफ का पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ट्रंप भी यू टर्न ले रहे हैं और वो यू टर्न लेने में मास्टर हैं और कुछ ना कुछ वो रिलैक्सेशन का पहले कहते थे कि यू टर्न नहीं लेना चाहिए, फिर कहते हैं यू टर्न लेना अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसी है, और वो यू टर्न लेने में माहिर भी हैं और अब देखते हैं कि वो कब तक ये यू टर्न लेते हैं। इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए माहिर मईशत
मलिक मोहम्मद अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी योर प्रोग्राम। थैंक यू। ये बताएं सबसे पहले कि जिस तरह से हसनैन ने भी बात की, 2 अप्रैल को टैरिफ नाफिज किया जाता है, फिर उसके बाद हटा दिया जाता है, चाइना से नहीं हटाया जाता बल्कि दुगना कर दिया जाता है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ही मुताबिक कि जी बहुत सारे कंट्रीज लूट रहे हैं अमेरिका को। अब आप खुद सोचें कि रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है अमेरिका, ये जो टैरिफ लगाया है इसका बेसिक मकसद क्या है? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इसके ऊपर अगर हम देखें तो टैरिफ्स जो हैं वो हर मुल्क इंपोर्ट के ऊपर लगाता है, और टैरिफ्स का बेसिक मकसद होता है कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक मकसद ये है, जो ट्रंप जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे तब भी उन्होंने बात बोली थी और आज भी इस दफ़ा बात बोली कि हम अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करना चाहते हैं। जब हम डोनाल्ड ट्रंप का बेसिक असल मकसद समझते हैं तो उनका असल मकसद ये है कि जो फॉरेन इंपोर्ट्स हैं वो अमेरिकन लोकल इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचा रही हैं, स्पेशली फ्रॉम चाइना, ठीक है। और इसका नुकसान डेफिनेटली हर कंट्री को होता है जब आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो चीपर हो जाती हैं लोकल प्रोडक्शन से, कॉस्ट उनकी कम हो जाती है, तो उससे आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके फॉरेन रिजर्व्स में कमी आना शुरू हो जाती है, आपकी जो जॉब्स हैं उनके अंदर इश्यूज आना, जॉब्स क्रिएशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और लोकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट जो है वो शिकार हो जाती है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक मकसद यही है ताकि उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, अमेरिकन जॉब्स को प्रिजर्व कर सकें, और अमेरिका को जो इंडस्ट्रीज़ है लोकल इंडस्ट्रीज़ को वो बूस्ट कर सकें। अच्छा, ये बताइए कि बूस्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब से टैरिफ लगे हैं तो वो मतलब अमेरिका को खुद ही नुकसान हो रहा है, उनकी अपनी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, उनके एलाइज की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि टैरिफ लगा है तो चाइना में कुछ इफेक्ट आए, चाइना में तो इफेक्ट नहीं आया, अमेरिका को खुद चाइना ने तो जवाब नहीं लगाया है। अच्छा, अगर हम सबसे पहले आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि अमेरिका को क्या इफेक्ट हुआ। देखिए, अमेरिका एक बहुत हाई कॉस्ट लेबर कंट्री है। अमेरिका के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो इंतहाई एक्सपेंसिव है। अमेरिका की अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है फॉरेन से, जिसमें मेजरली अगर हम बात करें, जिसके ऊपर ट्रंप ने अभी कपल ऑफ डेज बैक यूटर्न भी लिया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर। उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि जो अमेरिकन लोकल इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल वो चाइना में और बाकी दूसरे ममालिक में मैन्युफैक्चर करती है और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। जब लोकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल महंगा इंपोर्ट होगा, सबसे पहला इफेक्ट उसका आया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। सेकेंडली जो उसकी वजह से जो कंपनीज का सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो वो ख़राब हुई, ठीक है। थर्डली, जब आपका इंपोर्ट टैरिफ्स आपने अनयूजुअल और हायर लगा दिया तो रिटेलिएशन के ऊपर अदर कंट्रीज़ जिसमें स्पेशली फ्रॉम चाइना उन्होंने भी टैरिफ्स, जवाबी टैरिफ्स लगाया, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी गिरती हैं। जब आप अगली कंट्री के ऊपर टैरिफ्स लगाते हैं तो ओपोनेंट कंट्री भी आपके ऊपर टैरिफ्स लगाते हैं, तो ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो आपका डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमी आ जाती है और फॉरेन रिजर्व्स में कमी आती है, और लोकल प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट होता है क्योंकि रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है लोगों की उसके ऊपर असर पड़ता है, और ये सारी फैक्टर्स की वजह से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो असर। अगर मैं एक लाइन में इसको कंप्लीट करूं हमारी आवाम को समझाने के लिए, तो इकोनॉमी एक स्पाइडर वेब की तरह होती है। अगर हम एक कोने को हिलाते हैं तो पूरा जाल कांप जाता है। अच्छा, अब अली साहब जिस तरह अभी आप बात तो करें, अब ग्लोबल रिसेशन का खतरा पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लाहक हो चुका है, और अब ये हीट अप वॉर है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो वी आर डीपली कनेक्टेड बोथ इकोनॉमिकली, तो पाकिस्तान पर कितना इफेक्ट होगा? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेटली बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हमारे जो कपल ऑफ डेज बैक फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगजेब उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि हमें खदशा है। पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा इफेक्ट होगा इकोनॉमिकली वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सर्जिकल इंडस्ट्री एंड लेदर गुड इंडस्ट्रीज जो है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। हमारी ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं, टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का जो हमारा एक्सपोर्ट है उस ओवरऑल एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा सिर्फ हमारा यूएस के अंदर एक्सपोर्ट होता है। टैरिफ सिर्फ हम पर नहीं लगा, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया एंड बांग्लादेश उनके ऊपर भी लगा है। जो कंट्री टैरिफ नेगोशिएशन में यूएस के साथ कामयाब हो जाएगी तो डेफिनेटली वो चीज़ों का ऑर्डर उस जगह पर जाएगा। और पाकिस्तान के ऊपर जो मेनली इस तरफ आ रहा था कि क्या पाकिस्तान को नेगोशिएशन की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए पाकिस्तान को नेगोशिएशन की तरफ, क्योंकि अगर हम नेगोशिएशन की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं इन तीनों इंडस्ट्री सेक्टर की, जिसमें सर्जिकल है,
जिसमें लेदर है और जिसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अंदर कमी आएगी। और जब इसमें कमी आएगी तो इंडस्ट्री शट डाउन होने का ख़तरा है, जॉब्स के लोगों की जॉब्स जो है वो डेंजर जोन में जा सकती हैं। एंड थर्डली, जब रिजर्व्स हमारे पास कम आएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से रुपए की जो कदर है वो कम होगी और हमारी जो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पाकिस्तान को इमीडिएट बेसिस के ऊपर WTO का सहारा भी लेना चाहिए, और क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर शुमार होते हैं, हमारा जो दारो मदार है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेशन हो जाएंगी तो उसके ऊपर हमारी ना कि सिर्फ हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा बट के ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो बड़ी लिमिटेड हो जाएंगी और फैक्ट्रीज। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब ये सारा कुछ निसार जो है वो ट्रम्प के वॉलेटाइल बिहेवियर के ऊपर है, सब कुछ निसार उसके ऊपर है कि वो किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं, किसी वक्त ऐसा ही है। तो डेफिनेटली US को रियलाइज हो रहा है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को रियलाइज हो रहा है कि एकदम इतना हाई टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं और जो उनकी पॉलिसी मेकर्स हैं इकोनॉमी की, वो उसके ऊपर जो है वो रिव्यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अली साहब, आपने वक्त दिया और इकोनॉमी के ऊपर बात करते कि किस तरह से इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। माइंस एंड मिनरल बिल 2025 को लेकर बहुत सी डिबेट हो रही है। PTI में इस हवाले से इख्तलाफात पाए जाते हैं, 3 राय हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी इख्तलाफात है कि खत्मी फैसला जो है वो इमरान खान ही करेंगे। लेकिन कल हुआ कुछ यूँ कि मौलाना फजल रहमान ने भी इस पर एतराज़ किया और जिन लोगों ने बलोचिस्तान असम्बली में इस बिल की हिमायत की थी उनको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। साथ ही साथ सेनेट में इस हवाले से तहरीके इल्तवा भी जमा करा दी गई है। अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात है ये आज हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मौजूद है असलम गोरी साहब, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के। गोरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह गज़ल ने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हैं, बलूचिस्तान के कुछ अरकान जो कि हिमायत की थी उन्होंने माइंस एंड मिनरल बिल्स की, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमीयत उलमा इस्लाम के? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो 18वीं तरमीम की खालिक रही जमात है। उसने मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद उसमें बैठ के पूरी 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट जो थी बड़े कई महीनों में, आपको पता होगा, तैयार हुई थी और उसके अंदर हमने सूबों को बाख्तियार किया था और मजीद हम चाहते कि सूबे मजीद बाख्तियार हों। लेकिन ये बदकिस्मती से ये जो बिल आया है, ये बिल ऐसा है कि जिससे सूबों के अख्तियारात कम हो रहे हैं, सूबों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जिससे सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि इस वक्त आपको पता होगा कि बलूचिस्तान और में इस वक्त हकूक़ के नाम पे जो एक जारी तहरीक जारी है, जिसको हम कभी दहशतगर्दी कहते हैं, कभी कुछ भी कहते हैं, और उससे कुछ लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जब हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं तो पीछे कुछ दहशतगर्द भी उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, दूसरे मुबालिक भी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इन हालात में इस तरह का बिल लाना और उसको पास कराना, तो जमीयत उलमा समझती है, जमीयत उलमा इस्लाम समझती है कि ये जल्दी पे तेल डालने के मुतरादिफ है। इसीलिए हमने एक फैसला किया था कि हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं वो मरकजी तौर पे। और फिर उस फैसले के बाद जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक तहरीक सेनेट में जमा कराई है जिसमें कहा कि ये बिल आइन की रूह के खिलाफ है और खुसूसन 18वीं आइन की रूह के खिलाफ है। आपने ये बात तो की असलम गोरी साहब, मुझे ये बताएं कि अब कानून साजी पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि शायद इस तरह से कानून साजी की जा रही है इसके ऊपर जिससे सूबों के हुकूक को सल्ब कर दिया जाएगा, विफाक के पास ज्यादा कंट्रोल चला जाएगा। क्या हकीकत में ऐसा या फिर ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? देखिए, ये तो हकायक है ना जी। वहाँ देखें, ये इस वक्त जो है अजीब व गरीब सूरत हाल है जी। 3 सूबे मुल्क के वो सियासी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। सिंध में देखें आप, पानी के ऊपर मसले पैदा हुए हैं, पानी के ऊपर सिंध के नहरों का मसला पैदा हुआ है। सिंध वाले शोर मचा रहे हैं कि जी 3 साल से अरसा का इजलास नहीं हुआ। सिंध वाले शोर मचा रहे हैं कि अपने का इजलास नहीं हुआ। तो अब ये इस तरह की अफरा तफरी में आप बलूचिस्तान में जहाँ इस तरह की तहरीकें चल रही हैं, KPK में चल रही है। अब तो यहाँ तक देखें ना, ये PTI KPK में जो PTI की अपनी पार्लिमानी पार्टी है उसके बहुत से MPs ने इनकार कर दिया वोट देने के लिए। तो ये तो जो भी सियासी जमात इसको पास करेगी वो तो खुदकशी करने जा रही है। ऐसा मैं समझता हूँ कि मुल्क के साथ, कौम के साथ। अच्छा, आप भी इनकार कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इनकार कर रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन को मनाने के लिए गवर्नमेंट को इस बिल के ऊपर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनानी चाहिए ताकि आप भी और गवर्नमेंट भी
पॉइंट स्कोरिंग ना करें इसके ऊपर? नहीं, हुकूमत जो है, हुकूमत की तरफ से ऐसा कदम होता तो मामला यहाँ तक जाते नहीं। हुकूमत का तो सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि हाइब्रिड निज़ाम है इनके पास, आवाम को जवाबदेह नहीं है, कहीं और से आए हैं, किसी और ने इनको इन कुर्सियों पर बैठाया है, उन्हीं को जवाबदेह हैं। और जैसे आपको पता है 26वीं तरमीम में भी हमें इनको पता ही नहीं था, 26वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है क्या नहीं। आखिरी वक्त तक वज़ीर कानून को भी नहीं पता 26वीं तरमीम क्या चीज़ है, और उन्होंने मीडिया पे कहा भी मेरे पास पहुंचने वाली, फिर बताता हूँ। तो इस तरह की कहीं और से मैसेज आते हैं, फिर उसको ये लेके आगे चलते हैं। बलूचिस्तान की, मैं असम्बली की हम बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के तमाम जितने भी MPs और मिनिस्टर, सूबाई गवर्नमेंट है, वो अपने हलकों में नहीं जा सकती है। यानी कि वहां पर ये हाइब्रिड निज़ाम बिल्कुल फेल हो गया, खत्म हो गया है। वहां पर ये लोग असम्बली में बैठे जरूर हैं, लेकिन ये अवामी नुमाइंदे नहीं कहला सकते। जो खुसूसन हुकूमत के अंदर शामिल मिनिस्टर, वज़ीर आला, ये अपने हलकों में जाने में घबराते हैं, वहाँ अवाम के अंदर नहीं जा रहे। इसीलिए वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए फोर्सेस को आगे कर रहे हैं, और उससे मामला मजीद बिगड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म करना होगा और साफ और शफाफ इंतखाबात कराने होंगे। जब तक मुल्क को उस सूरत में आप लेके नहीं जाएंगे, मजीद मसाइल पैदा बिल्कुल होंगे। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। असलम साहब, मुझे ये बताएं कि देखिए अब खरबों डॉलर्स के मादनी वसाइल हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट फोरम भी हुआ पाकिस्तान में, आपको नहीं लगता कि ये जान छुड़वा सकता है? फिर अपोजिशन की जानिब से इतने इख्तलाफात, इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, सबको मिल बैठ कर इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि एजेंडा तो आप सबका एक ही था ना। जब हम बातें सुनते हैं तो आप सब कहते हैं कि मुल्क के लिए हमें बैठना है। आप एतमाद में तो लेना, बैठे तो सही, आप अपने मसाइल तो बताएं ना। जब हुकूमत ने किसी को एतमाद में नहीं लिया, किससे मशवरा भी नहीं किया, और किसी को बैठ के बात भी किससे नहीं की, और सबको बाईपास करके अचानक से ये सारा काम करना शुरू किया, तो उस पर रिएक्शन तो आएगा। हुकूमत अगर कौमी क़यादत को बिठाती, उनको एतमाद में लेती, तो मैं समझता हूँ ये सूरत ना पैदा होती। लेकिन वो क्यों करेंगे? वो तो इस वक्त हुक्म कहीं और से आता है, उनको पूरा करना है, और इसी वजह से मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल हमने पहले दिन इस बिल को मुस्तरद कर दिया था, और हम अच्छा, बिल को तो आपने मुस्तरद किया, लेकिन ANP की एक राय है, वो ये कहते हैं कि ये 18वीं तरमीम का कत्ल है, माइंस एंड मिनरल बिल्स। क्या आप भी समझते हैं, JOI भी समझती है कि 18वीं तरमीम का कत्ल है? बिल्कुल कत्ल है ये 18वीं तरमीम का, इसमें जो राय नहीं है, यानी कि आइन के खिलाफ है। 18वीं तरमीम के अंदर ये सारी चीजें, मामला तय हैं। तो इस तरह से ये करके, तो मैं 18वीं तरमीम को क्या, मैं तो कहता हूँ आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और 18वीं तरमीम का कत्ल अपनी जगह है। इससे तो बड़े अरसे से हम एक बात सुन रहे थे, बिल्कुल पिछले 7-8 साल से, कि जी 18वीं तरमीम को खत्म होना चाहिए, 18वीं तरमीम को खत्म होना चाहिए। अच्छा असलम साहब, मुझे ये बताएं, शॉर्टली मुझे ये बताइएगा कि अब PTI इसको खान साहब की रिहाई से मशरूत कर रही है, आपके मुताबिक ये ठीक अमल है? देखिए, सियासतदान गिरफ्तार होते रहते हैं, और मियां नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, जरदारी साहब भी हुए, शहबाज शरीफ भी हुए, कोई मौलाना फजल रहमान साहब भी परवेज मुशर्रफ के दौर में काफी अर्सा जेल में रहे। तो उसमें हम कोई कौमी सालमियत के फैसले तो नहीं उनको कुर्बान किया जा सकता, कि हम ऐसे फैसले जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, उन फैसलों के लिए अपने आप की राहई दिलवा लें। मैं समझता हूँ ये सोच कहीं से नेगेटिव सोच है। PTI की सोच ऐसी होनी नहीं चाहिए, और अगर किसी ने ऐसी सोच कही है तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा गोरी साहब, आखिरी सवाल करूंगा, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। मुझे बताइएगा कि ग्रैंड अलायंस के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का क्या मौकफ है, और क्या आपके खदशात हैं जिसकी वजह से आप PTI के साथ नहीं बैठ रहे? देखिए, हम अपोजिशन का इत्तेहाद तो चाहते हैं, हम चाहते हैं अपोजिशन का इत्तेहाद हो। अगर इत्तेहाद होगा तो हुकूमत इस तरह के बेवकूफ़ाना फैसले नहीं करेगी, और अगर अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं होगा, अपोजिशन कमजोर होगी, तो इस तरह की हरकतें हुकूमत करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अपोजिशन कमजोर है। इसलिए अपोजिशन तो मजबूत होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन कैसे होनी चाहिए, ये अभी मामला चल रहे हैं। हमारे और PTI के दरमियान में मुज़ाकरात चल रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें जिस पे हमने डिस्कस की हैं और मामला किए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि जब हम कुछ मामला के करीब पहुंचना चाहते हैं, तो कुछ लोग PTI के अंदर से इस किस्म के बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ठीक हो गया। गोरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। असलम गोरी साहब मौजूद थे, जो कि मामलात के हवाले से हमें बता रहे थे, बिल के हवाले से बता रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन। आज़ाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला इस वक्त आबो ताब के साथ जारी है। रावलपिंडी में कल हाउसफुल था। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के माबेन जो मुकाबला हुआ उसमें एक तरफ इस्लामाबाद ने 250 स्कोर तो बनाया, लेकिन दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी कुछ खास ना कर सकी अपने बल्लेबाजी के साथ। बॉलिंग तो उनकी वीक है, स्पेशली अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो वहाँ पे मोहम्मद अली पे वो तकिया कर रहे हैं। वो मोहम्मद अली जो कि 2 मैचेस में तकरीबन 150 रन दे चुके हैं या 120 तो दे चुके हैं। वो किस तरह से पेशावर ज़ल्मी को संभाला देंगे, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर आज गज़ल हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब औरंगज़ेब यूनुस साहब। औरंगज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल का मैच ये लग रहा था कि ये PSL की जो बेसिक एसेंस है ना उस तरह का मैच है, क्योंकि हाउसफुल भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशावर ज़ल्मी क्लिक नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए। देखें, फैंस भी जो कल आपने कहा हाउसफुल था, सारे यही देखने आए थे कि पेशावर ज़ल्मी जीते और बाबर आजम रन्स कर रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकी और ना बाबर आजम रन्स कर रहे। देखें, पिछला सीज़न जब ख़त्म हुआ था ना तो कुछ इसी तरह के मिसाइल का इशू था पेशावर ज़ल्मी के साथ। मेरे ख्याल में वो जो पिक्स उन्होंने किए शायद वो उस तरह की नहीं कर सके। सलमान इरशाद, आमर जमाल लंबे अरसे से उनके साथ 3 साल से कैरी कर रहे थे। अब शायद वो टाइम था कि वो पे बैक करते और उनको मैचेस जिताते। अनफॉर्चुनेटली उनको किसी वजह से उन्होंने पिक नहीं किया। और जो बॉलिंग की स्पेशली आपने बात की है, तो बॉलिंग में जब आप पहले मैच में 225 रन खा लेंगे, दूसरे मैच में 250 खा लेंगे, तो आप फिर बैटिंग ज़ल्मी के पास इस तरह की कुछ है नहीं। ओवरसीज़ प्लेयर में भी आप TKC को देख लें, वो उस तरह के प्लेयर नहीं है जिस तरह बाकी टीमों के पास हैं। बाबर आजम ऊपर से रन्स नहीं कर रहे। आपके साइम अयूब का बहुत लंबे अरसे के बाद कम बैक हुआ, तो जो बैटिंग के मिसाइल हैं वो भी आपके सामने है। बॉलिंग में सुफियान मुकीम मुझे एक लग रहा था कि शायद वो थ्रेड होंगे, लेकिन जब आपकी फास्ट बॉलिंग ऊपर से कुछ नहीं करेगी, जब प्ले पावर प्ले में आपकी विकेट्स नहीं गिरेंगी ना नए बॉल की, तो उस वक्त तक सुफियान मुकीम भी कुछ नहीं कर सके। तो ओवरऑल आप बॉलिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, कैप्टनसी बाबर आजम देख लें, तो ऐसा लगता है कि सारे डिपार्टमेंट में पेशावर ज़ल्मी जो है वो लैग कर रही है। सही। तो औरंगज़ेब साहब, आप मोहम्मद अली को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, वो क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखिए, मोहम्मद अली सिर्फ एक सीज़न मुल्तान सुल्तान का जो पिछले साल खेले थे, मुल्तान की विकेट्स जो सीम वहाँ पे बॉल थोड़ा सा होता तो वहाँ पे वो बड़े इफेक्टिव रहे थे। उसके बाद मोहम्मद अली जो इंटरनेशनल टूर भी अभी करके आए हैं, फिर इस सीज़न में भी हमने देखा मोहम्मद अली को इस तरह की खास कारकर्दगी दिखा नहीं सके, क्योंकि जब विकेट पे थोड़ा बहुत ग्रास होगा या सीम पे गिरने के बाद बॉल थोड़ा सा हिलेगा तो वहाँ पे मोहम्मद अली जो है वो बड़ा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पिंडी की विकेट तो फ्लैट विकेट है और इस विकेट पे मोहम्मद अली का वो पेस तो है नहीं कि वो 140-50 की बॉलिंग करके स्लो वन करके यॉर्कर बाउंसर करके बच सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ज़ल्मी जो इस बात पे शायद बहुत खुश थी। मोहम्मद अकरम का मैंने देखा था कि हम बड़े लकी हैं कि हमने मोहम्मद अली को पिक कर लिया। शायद थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। पीछे पहले उनके पास सलमान शाह होते, डेथ में वो आके बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि कोई स्पेशलिस्ट बॉलर और मुझे फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मोहम्मद अली पे जो फास्ट बॉलिंग का बोझ है वो सारा मोहम्मद अली पे है, जिसकी वजह से शायद वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा औरंगज़ेब, परसों मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये कहा था, बल्कि आपने भी सुना था कि बाबर आजम के नारे नहीं लग रहे थे 2 दिन पहले, लेकिन कल ग्राउंड में मैंने भी सुना, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, बाबर आजम को लोग चांट कर रहे थे, उनसे प्यार कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैचेस भी ड्रॉप हुए, कप्तानी भी अच्छी नहीं हुई। पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 1। बाबर आजम के साथ क्या गलत चल रहा है? आप देखिए, बाबर आजम पिछले बहुत अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। जब आप जो आपका स्पेशल डिपार्टमेंट होता है ना, स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होता है, जब आप उसमें नाकाम होते हैं ना तो फिर आप हर शोबे में नाकाम हो जाते हैं। आप कल देखें कि जिस तरह का बाबर आजम ने कैच गिरा, बल्कि आप तो चेयर से नीचे गिर गए थे। तो उनकी फील्डिंग पे भी उस तरह का फोकस नहीं रहा। और फिर जो डिसीजन लेते हैं, देखिए सुफियान मुकीम नो डाउट उनको कल थोड़े से रन जरूर पड़े, लेकिन अभी भी उनका 1 ओवर बाकी था। आप बजाय मोहम्मद अली के टाइम पे अगर सुफियान मुकीम को वो ओवर दे देते तो हो सकता है वो बीच में एक आधा विकेट निकाल सकते। तो जो बॉलिंग की डिसीजन है, बॉलिंग चेंजेस की डिसीजन है, फील्ड प्लेसमेंट है और उनकी अपनी फील्डिंग है, उनकी कैप्टनसी है, उसमें बाबर आजम जो है वो कहीं पे भी कल ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे थे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, बाबर आजम के नारे कल लगे रहते हैं, और जब बैटिंग के लिए आए तो मैं देख रहा था कि पूरा क्राउड जो फील्ड पे था। और मुनरो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उन्होंने भी दाद दी कि अब बाबर आजम की फैन फॉलोइंग, पेशावर ज़ल्मी की फैन फॉलोइंग देख के मैं भी हैरान हूँ। तो फैन तो हैं, फैंस तो आ रहे हैं, और बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है कि ये दुनिया क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और बाबर आजम को रन्स करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपकी क्रिकेट का डाउनफॉल जारी है ना, इस तरह बाबर आजम ये उम्मीद की किरण है कि जिसके अगेंस्ट इतना ज्यादा क्राउड आता है, पेशावर ज़ल्मी का जो क्राउड है बाबर आजम की वजह से है। तो अब मेरे ख्याल में टाइम आ गया कि बाबर आजम को रन्स करने चाहिए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, खदशा है कि कहीं हॉकी की तरह पाकिस्तान का भी इसी तरह बुरा हाल ना हो जाए। बिल्कुल, आपने ऐसे कहा कि हॉकी वाला हिसाब ना हो जाए। ये बताएं औरंगज़ेब साहब कि साहबजादा फरहान के हवाले से उनकी सेंचुरी के बाद क्या अब उनको ओपनिंग मिल सकती है कौमी टीम में?
देखिए साहबजादा फरहान ऐसे प्लेयर हैं कि जो बहुत लंबे अरसे से डोमेस्टिक में रन्स करते हुए आ रहे हैं, और साहबजादा फरहान अगर लास्ट जो नेशनल T20 की अगर 3 सेंचुरी ना करते तो मेरे ख्याल में आपको PSL में नजर भी ना आते, क्योंकि उनको तो किसी ने पिक भी नहीं किया था। ये तो उनकी परफॉर्मेंस थी कि उनको पेशावर ज़ल्मी ने यूँ समझे मजबूरन पिक किया। और साहबजादा फरहान जब लास्ट न्यूजीलैंड ट्रिप उन्होंने किया था तो उन्हें नंबर 5 और नंबर 6 पे बैटिंग के लिए भेजा गया। एक आदमी जो बहुत अरसे से ओपनिंग खेल रहा है, अगर उसको नंबर 4 नंबर 5 पे आप भेजेंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? उनको आपके नंबर पे आपने खिलाया तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। पाकिस्तान का मसला ये है कि ओपनिंग में आपके पास बाबर आजम भी हैं, साइम अयूब भी हैं, हुसैन नवाज को भी आपने ट्राई कर दिया, साहबजादा फरहान भी है, तो ओपनिंग में पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब मिडिल ऑर्डर में वो ऑप्शन बचता नहीं है, इसी वजह से इनको मिडिल ऑर्डर में वहाँ मौका दिया गया जहाँ वो नाकाम रहे। जाहिर बात है नए बॉल से खेलना और पुराने बॉल से खेलना काफी ज्यादा फर्क होता है। तो जब एक बंदा रेगुलर रन्स करते हुए आ रहा है उसको आप नंबर 1 से उठा के नंबर 6 पे करेंगे तो वो कैसे बैटिंग करेगा? साहबजादा फरहान ने कल फिर प्रूव किया, उनकी जो सेंचुरी थी बड़ी इंपैक्टफुल थी, और उसकी वजह से अब शायद जब टॉस टाइम था तो उस वक्त कप्तान कह रहे थे कि 180-90 हमारे लिए इनफ होगा, लेकिन फिर 240 तक वो साहबजादा फरहान की ही 1 इंच थी जिसकी बदौलत इतना बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए। तो मैं समझता हूँ कि साहबजादा फरहान को रेगुलर टीम का मेंबर होना चाहिए। आपने उनको ड्रॉप किया, मगर आप ये तो देखें कि आपने उनको किन नंबर्स पे बैटिंग के लिए भेजा। तो अगर साहबजादा फरहान को अगर नहीं ओपनिंग नहीं कर सकते तो नंबर 3 पे भी अगर उनको ट्राई किया जाए तो मेरे ख्याल में बड़ा इफेक्टिव होंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा औरंगजेब, आप उन चंद साफी में मौजूद हैं जो डोमेस्टिक से क्रिकेटर्स को फॉलो करते आते हैं लो लेवल से, जब वो अंडर 13 में होते हैं या 14 में होते हैं। हमें ये बताइए कि जो पिक्चर बताई जा रही है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट का फुकदान है, क्या वाकई हमारे पास टैलेंट नहीं है या हम टैलेंट को ज़ाया कर देते हैं? जिस तरह उस्मान खान की मिसाल है, कल मुझे मिले, वो कहते हैं यार मुझे कितने मैचेस के बाद मौका मिलता है, ODI में 6 सीरीज़ के बाद तो मुझे आपने डेब्यू करवाया, ठीक है T20 में मौका मिला, वहाँ पे उनको स्लॉट में नहीं खिलाया गया तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इस तरह की ढेरों मिसालें, सुफियान को भी हमने उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। उसको क्या टैलेंट नहीं है या फिर टैलेंट को हम यूटिलाइज नहीं करते? देखिए बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। देखिए टैलेंट कैसे ऊपर आएगा? आपने मेंटोर आपने किए 5 की, ये जो है वो यंग टैलेंट को ऊपर लेके आएंगे। मुझे आप ये बताएं कि शोएब मलिक की एक टीम के मेंटोर हैं। अब शोएब मलिक खुद खेल रहे हैं, अजान ओवैस 1500 रन करने के बाद 6 सेंचुरियां 5 50 करने के बाद बाहर हैं, उनको जगह नहीं मिल रही क्योंकि शोएब मलिक खेल रहे हैं। महरान मुमताज़ जैसा टैलेंट चैंपियंस कप में 9 मैचों पे बाहर बेंच पे बैठा और उनकी जगह शोएब मलिक और उस्मान तारिक खेल रहे हैं। उस्मान तारिक नो डाउट अच्छे बॉलर होंगे, मगर 39 साल जो उस्मान तारिक हैं वो क्या आगे जाके पाकिस्तान को सर्व करेंगे? नहीं करेंगे। अब शोएब मलिक जो है वो कोयटा की टीम से खेल रहे हैं, ख्वाजा नाफिया और हसीबुल्लाह जो है वो बाहर हैं, तो ये लोग बेंच से बैठ के कैसे परफॉर्म करेंगे? तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने इनको मेंटोर्स लगाया है कि भाई आप देखें तो सही कि एक मेंटोर 42 साल या 43 साल की उम्र में अगर खुद खेल रहा है, महरान मुमताज़ जैसा टैलेंट बेंच पे बैठा है, ओवैस जिया जैसा बेंच पे बैठा है, आपका हसीबुल्लाह बेंच पे बैठा है, आपका ख्वाजा नाफिया बेंच पे बैठा है, तो फिर इनको मौका कहाँ पे देंगे? मैं आपको जिस चैंपियंस कप का फाइनल के बाद बताऊँ, फाइनल में जब शोएब मलिक की टीम सियालकोट पहुंची तो साउथ अफ्रीका को टूर पाकिस्तान ने खत्म कर दिया था, तो शोएब मलिक ने इंसिस्ट करके वहां पे हारिस रऊफ और 2-3 सीनियर प्लेयर को वहां से बुलाया कि नहीं आप आएंगे, आप यहाँ के फाइनल खेलेंगे। भाई जो आपके बेंच पे बैठे हुए हैं, जो यंगस्टर वहां पे इंतजार कर रहे हैं, उनका हक नहीं है कि जो इतना लंबा टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे हैं, अब आप क्यों इनको खिला रहे हैं? उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये थी कि जब आप ये टूर्नामेंट जीतेंगे तो मेंटोर्स को इंडिविजुअली 1 करोड़ रुपया मिलेगा जो इनाम के तौर पर उनको मिलेगा। तो वो हासिल करने के लिए आधी टीम पाकिस्तान से बुला के आप खिला रहे हैं। तो जब इतना बड़ा फाइनल होगा तो आप अपने यंग टैलेंट को आगे लाएंगे तो उनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा ना। तो ये जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियां है ना, क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, उनको सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा पे ऑफ कर रहे हैं हम इन मेंटोर्स को, तो इनकी परफॉर्मेंस क्या है? क्या ये खुद आ रहे हैं खेलने के लिए? फिर जो प्लेयर सिलेक्शन कर रहे हैं, अब मैं एक नाम भूल गया था, खुरारा का। खुरारा टेस्ट टीम के रेगुलर मेंबर है, खुरारा भी शोएब मलिक की टीम में बेंच पे बैठे हुए और उसकी जगह पे शोएब मलिक खेल रहे थे। तो ये जो चीजें जब तक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने यंगस्टर को मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे हमें पता चलेगा टैलेंट है या नहीं? बिल्कुल। औरंगजेब साहब, अब आज के मैच की थोड़ी सी हवाले से बात करते हैं। कराची और लाहौर का मैच होने वाला है, आज भी जबरदस्त मैच है। कराची का एक ब्रिलियंट स्टार्ट था, लाहौर की बात करें तो उसने भी पिछला टारगेट अच्छा दिया था। क्या वजह आपको नजर आई? क्या पिच के हवाले से कोई वजह थी या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग ने सहारा दिया? क्या मेजर चेंज आपको नजर आया? लाहौर कराची का मैच तो हमेशा से बड़ा कांटेदार मैच होता है और पीएसएल की जान होता है मैच, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये ग्राउंड फुल होगा। और कोयटा की आपने बात की तो कोयटा की एक टीम जो है वो मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि बॉलिंग में उनके पास मोहम्मद आमिर हैं, फिर अबरार अहमद हैं, बॉलिंग उनकी बहुत जबरदस्त है। और फिर मिडिल ऑर्डर में आज चैपमैन आ जाएंगे, शायद ये मैच तो नहीं खेलेंगे, अगले मैच में शायद वो अवेलेबल हों, तो वो कोयटा जो है वो बड़ी बैलेंस साइड हो जाएगी। कराची ने जो मैच जीता है 4 आउट हो गए थे, 240 के आसपास वो टारगेट था, और जिस तरह से विंस ने वहाँ पे आके इनिंग्स खेली और उसके साथ खुशदिल शाह ने इस तरह साथ दिया, तो मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो हाई होगा। डेविड वार्नर उनके बड़े एग्रेसिव कप्तान हैं, तो मुझे लगता है कि कराची को थोड़ा सा मैं अपर हैंड इसलिए दूंगा कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग, लाहौर कलंदर की बॉलिंग मुझे थोड़ी सी, शहनशाह अफरीदी गो के पिछले मैच में नए बॉल से विकेट जरूर लिए हैं लेकिन बहुत लंबे अरसे से
कुछ खास हारिस रऊफ भी नहीं कर रहे, शहीनशाह आफरीदी भी नहीं कर रहे, और स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास राशिद खान होते थे तो बड़ी जान होती थी उनके पास, अब वो भी नहीं है। तो मुझे बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमजोर लग रहा है लाहौर कलंदर का, लेकिन लगता है कि मैच जो है वो कांटेदार होगा। अच्छा, जो हारिस रऊफ की आपने बात की ना, हारिस रऊफ बहुत खास कर रहे हैं लेकिन सीनियर कंडीशंस में वो थोड़ा सा यहाँ पे आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, एक तो पेस और बॉन्ड्स की वजह से जाने जाते हैं, अपने यॉर्कर्स की वजह से, स्लो वन की वजह से, और वहाँ पे जो कंडीशन उनको मिलती है वो बड़ा सूट करती है, क्योंकि बॉल उनका डिप करके जहाँ से गुड लेंथ से ऊपर जाता है तो वहाँ पे बैट्समैन को खेलने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे आ जाए, देखिए सीनियर कंट्री में आप जाएंगे ना, आगे वाली बॉल को आप ड्राइव मारेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आगे वाली बॉल को आपको कट मारना पड़ता है। अब यहाँ पे जो बॉल मुंह में फेंकते हैं वो उस तरह का बॉल उस तरह का कैरी नहीं करता और ड्राइव खा जाते हैं और बड़ी आसानी के साथ वो रन कंसीड करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। PSL में भी आप देख लें कि पिछले मैच में भी विकेट्स वो ले रहे हैं, रन थोड़े से ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन मैन जो इफेक्टिव है ना वो है शहीनशाह आफरीदी की। शहीनशाह आफरीदी का नए बॉल के साथ 1-2 विकेट लेते हैं ना तो प्रेशर थोड़ा सा डेवलप होता है, और फिर आने वाले बॉलर जो होते हैं वो हारिस हो चाहे कोई भी बॉलर हो तो वो अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। अब बॉलिंग में भी एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है। शहीनशाह आफरीदी रन भी दे रहे हैं, विकेट्स भी नहीं ले रहे हैं, फिर हारिस रऊफ के साथ जानदाद खान आ जाते हैं तो वो भी नए हैं, वो भी इस तरह की बॉलिंग कर नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में वो जो बॉलिंग का प्रेशर है ना वो सारा हारिस रऊफ पे आ रहा है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अदरवाइज हारिस रऊफ अपनी मेहनत के साथ ही सारी क्रिकेट खेली है और अपनी मेहनत के साथ ही बॉलिंग स्किल उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप की है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच औरंगजेब साहब, आपने हमें वक्त दिया। खवातीन, औरंगजेब यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे। हमारा वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है हमारा और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत, नामवर शख्सियत हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं। आप एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, आप पेंटर भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। और मैं यही बताने वाली थी कि आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है जमाल शाह साहब। वेलकम टू सुबह की सोच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। थैंक यू जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, किधर घूमे आजकल सर? मैं यही हूँ जी, मैं कहीं गुम नहीं हूँ। नहीं, हमने तो आपको ढूंढ लिया ना सर। आज सर एक बहुत लंबा इंट्रोडक्शन इन्होंने करवाया, लेकिन मेनली आपकी पहचान ड्रामा से बनी। और उस वक्त का ड्रामा जब रोड्स पे गाड़ियां बंद हो जाती थी, लेकिन वो 8 बजे वाला ड्रामा आपका लोग देखते थे। सो उस पहचान में और इस पहचान में कौन सी पहचान आपको ज्यादा अच्छी लगती है सर? अब बुनियादी तौर पे तो मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, स्कल्प्टर हूँ। ड्रामा या अदाकारी जो है वो मैंने इत्तफाकन की, या म्यूज़िक भी इत्तफाकन किया। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, ये ज़हन में रखना चाहिए कि उस दौर में सिर्फ एक ही टेलीविज़न हुआ करता था स्टेशन, PTV। और सारी कौम जो थी वो PTV बिल्कुल की तरफ मतवज्जो रहा करती थी, और ड्रामे भी अच्छे हुआ करते थे या म्यूज़िक भी, प्रोग्रामिंग अच्छी थी, इसलिए कि PTV पे कमर्शियल प्रेशर नहीं था जो हमारे प्राइवेट चैनल्स पे है। तो और फिर ये है कि आजकल सिलसिला कुछ बदल गया है, चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं और तमाम चैनल्स पे पॉलिटिकल टॉक शोज़ जो हैं वो ज़्यादा तवज्जो उनको दी जाती है चैनल्स की तरफ से भी, और वैसे ही उनकी तशहीर बहुत ज़्यादा होती है। ड्रामा तो अब भी बड़ा अच्छा प्रोड्यूस होता है जी। अच्छा जमाल शाह साहब, अगर हम थोड़ी सी लाइफ के बारे में आपकी डिस्कस करें, आपने स्टार्ट किया बलूचिस्तान से और वहाँ पर आपने डिपार्टमेंट फाइन आर्ट्स का स्टार्ट किया, और ऐसे हालात में जब वहाँ पर हालात बहुत ख़राब थे, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को आपने क्यों नहीं इतना देखा, वहीं पर क्यों? हालात उस वक्त इतने ख़राब नहीं थे बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान चूँकि मैं वहीं का मेरी पैदाइश कोयटा की है, पला बड़ा वहाँ हूँ, तो उस ज़मीन से एक ख़ास ताल्लुक़ था और जी चाहता था कि यहाँ बहुत कुछ हो। मट्टी की मोहब्बत में लिहाजा जब PTV का स्टेशन वहाँ कायम हुआ तो बलूचिस्तान का जितना भी टैलेंट था वो सामने आया, और मैं भी उनमें से एक था। और बड़ा अच्छा काम हुआ, बड़े शौक़ से, बड़ी तवज्जो से लोगों ने काम किया। उस ज़माने में PTV की जो मैनेजमेंट थी वो बड़े कैपेबल हाथों में थी, बहुत समझदार लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, इंतहाई कल्चर लोग, जिनकी तवज्जो प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा होती थी और मार्केटिंग पे कम। मार्केटिंग उनकी इतनी बड़ी ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि स्टेट TV था, लेकिन यह है कि तवज्जो हर
प्रोजेक्ट को, हर प्रोडक्शन को, चाहे वो ड्रामा प्रोडक्शन होती या डॉक्यूमेंट्री या म्यूज़िक या जो बच्चों के प्रोग्राम, उस ज़माने में बच्चों के प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तवज्जो भरपूर दी जाती थी और उस तवज्जो की वजह से, सीरियसनेस की वजह से प्रोग्राम्स अच्छे हो जाया करते थे। आजकल ये है कि बड़ी तेज़ी में काम हो रहा है। ये जो हमारा काम है इसको एक ख़ास वक्त देना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना दें तो वो चीज़ ऐसे है जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हो, पका रहे हो और वो सही ना पके, तो हाफ बेक्ड चीज़ें आ जाती हैं और फिर उसका मज़ा भी नहीं आता। सर, जो पिछले सवाल में मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारी ऑफ एयर भी ये डिस्कशन हो रही थी कि ड्रामा बन रहे हैं लेकिन लोग पॉलिटिकल शोज देख रहे हैं, लेकिन सर जो आपके ज़माने में ड्रामा बनता था ना, उसका कंटेंट और क्वालिटी बहुत डिफरेंट थी। अगर आप आज देखिए ड्रामा को, तो मेरा ख्याल है कि अगर 20 ड्रामाज लगे हुए डिफरेंट टीवी चैनल्स में, तो ज़्यादातर एक में तलाक हो रही होती है, दूसरे में सास बहू का रिश्ता चल रहा होता है, उनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे होते हैं। तो हमारा कंटेंट भी थोड़ा सा स्पेसिफिक ऐसा हो चुका है कि जो बस सास बहू के चक्कर में है। इसकी क्या वजह है? देखें, पाकिस्तान टेलीविज़न का ये खासा है कि इनकी प्रोडक्शंस जो हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक रही है एज अपोज टू फिल्म्स। इंडिया के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन टेलीविज़न जो है वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा देखता है, वहीं से इंस्पिरेशन लेता है, इसलिए कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री डोमिनेट करती है। हमारा टीवी जो था वो बड़ा रियलिस्टिक था, लिहाजा प्रोडक्शन में डाइवर्सिटी बहुत थी। एक तो तमाम इलाकों की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती थी और कहानियाँ, चूँकि टेलीविज़न को फैमिली एंटरटेनमेंट समझा जाता था, तो बड़े मोहतात कहानियाँ और बड़े मोहतात तरीके से वो कहानियाँ बयान की जाती थी और मौज़ूआत बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। जैसे मैंने पहले कहा कि चूँकि एक ही चैनल था, स्टेट चैनल था, उस पर कमर्शियल दबाव इतना ज़्यादा था नहीं, तो हर प्रोडक्शन को वो वक्त दिया करते थे। अच्छे बहुत नामी ग्रामी पाकिस्तान के जो राइटर्स थे वो लिखा करते थे, फ़नकार बड़े अच्छे थे, प्रोड्यूसर्स जिनको हम डायरेक्टर कहते हैं, टीवी के इस्तिलाह में प्रोड्यूसर कहते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे लोग, कल्चर्ड लोग होते थे, उनको पता होता था कि ज़मीन का कल्चर क्या है, लिहाजा अच्छी प्रोडक्शन होती थी और तवज्जो ये रहती थी कि कहानियाँ जो हैं वो रिप्रेजेंट करें मुआशरे को, और उन कहानियों में एक तामीरी पहलू हुआ करता था, क्रिटिकल तामीरी। हालांकि सेंसरशिप पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी आज के मुकाबले में। अब ये है कि चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए और हर चैनल ने अपना जो प्रोडक्शन का पेट है जो बहुत बड़ा है वो भरना होता है, तो बाज़ औक़ात तेज़ी में कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती है जो या सोचे समझे बगैर अडॉप्ट कर ली जाती है कि जी, या फिर मार्केटर जो है मार्केटिंग को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और वो तय करते हैं कि आपकी प्रोडक्शन क्या है। अब मार्केटिंग हेड जो है या एग्जीक्यूटिव है, उसको लिटरेचर का नहीं पता, उसको ड्रामे का नहीं पता, उसको आर्ट का नहीं पता, उसको सिर्फ रेटिंग, लिहाजा वो सिर्फ रेटिंग को देखता है। और वो रेटिंग भी सिंप्लीफाई करके, जो बड़ी डूबियस होती है रेटिंग, कि जी कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, जोड़ तोड़ वगैरह वगैरह साजिशें, इसको आजकल ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, फलानी चीज़ को ज़्यादा। जब वो डिक्टेट करने लग जाते हैं तो ड्रामे वुडन रियलिटी की तरफ चले जाते हैं, ओवर सिंप्लीफाई हो जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज्ड कंटेंट आपके सामने है। अब ड्रामा इंडस्ट्री की बात हो रही है, हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, फिर फिल्म इंडस्ट्री पर भी बात करेंगे और फिर आपके आर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बिल्कुल इंट्रो में अब कोई वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, शाह जी की तरफ चलते हैं। शाह जी, आप जब वफाकी वज़ीर सकाफ़त थे, मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती थी, क्योंकि हम जब भी जाते थे आर्ट काउंसिल में कुछ ना कुछ हो रहा होता था, कुछ नए ड्रामाज आ रहे होते थे, नए आर्टिस्ट आ रहे होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है, और भी रमीज़ राजा की मिसाल ले लें, जब वो चेयरमैन पीसीबी थे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, के जिसका आर्ट से ताल्लुक था वो आर्ट का वजीर बना, तो वहाँ पे एक्टिविटी थी। जिसका क्रिकेट से ताल्लुक था तो वो क्रिकेट का चेयरमैन बना, एक्टिविटी थी। सर, ये क्यों नहीं हो रहा? मतलब मेरे जैसे इररिलेवेंट आदमी को आप वहाँ पे लगा देंगे तो डेफिनेटली उस इदारे की तबाही होगी। आपने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया। सिलसिला मेरा ख्याल है कि हमारी स्टेट का सबसे बड़ा मसला जो है
वो अब्यूज़ ऑफ मेरिट है। अब्यूज़ ऑफ मेरिट किस तरह से? मेरे नज़दीक अब्यूज़ ऑफ मेरिट करप्शन की सबसे संगीन तरीन शक्ल है। इसलिए कि जब आप डिज़र्विंग बंदे को, रेलेवेंट बंदे को जो अपनी फील्ड का माहिर हो, आप उस रेलेवेंट फील्ड में नहीं इंस्टॉल करते हैं, बिठाते हैं, उनको क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देते हैं, तो इर्रेलेवेंट लोग भर देते हैं वो जगह। और इर्रेलेवेंट लोग जो हैं वो किसी भी इदारे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वो डिक्लाइन की तरफ तो ले जा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते। आपने रमीज़ की मिसाल दी, ऐसे बेशुमार लोग हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी इर्रेलेवेंट बंदे को या ऐसा शख्स जो दूसरे लफ्ज़ों में काबिल ना हो, उस पोस्ट के अहल ना हो, बिठा दें, तो वो इदारा, जिस इदारे को वो हेड कर रहा होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। हमारे यहाँ यही हुआ है। मतलब मसला सिर्फ और सिर्फ फंडिंग वगैरह का नहीं होता है, विल का होता है, क्लैरिटी का होता है, विजन का होता है। कि अगर आप एक फील्ड के माहिर हैं, आपको पता है और कमिटेड है उस फील्ड के साथ, तो आप बावजूद इसके कि आप माली मुश्किलात भी होंगी जैसे हमारे मुल्क की है, उसके बावजूद आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने इदारे के जितने भी वर्कर्स हैं उनको इंस्पायर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वजह यही है कि हमारे सारे इदारे जो हैं वो कुछ अक्ल कुल बिठाए होते हैं, जो एक ख़ास जगह ट्रेन होके आते हैं। वो समझते हैं कि वो हर चीज़ के माहिर हैं, जबकि वो किसी चीज़ के भी माहिर नहीं होते। तो वो बेचारे जो हैं अपनी बेस्ट एफर्ट में भी उस इदारे का बेड़ा गर्क कर दें। बिल्कुल। जब आप मिनिस्टर थे तो आपकी कौन सी ऐसी कल्चरल पॉलिसीज़ थी, और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब तो कुछ भी हमें नज़र नहीं आता, आपके दौर की क्या पॉलिसी? देखिए जी, मैं जब आया तो मैं चूँकि इस फील्ड का हूँ, मुझे जो बहुत ज़रूरी चीज़ लगी वो ये कि हम नौजवानों को और बच्चों को इंगेज रखें और उनको बताएं कि वो है कौन। तो हमारे मुल्क की ज़ुबानें जो है वो कोई 18-20 तकरीबन 50 तक की डायलेक्ट्स भी अगर आप शामिल करें, और हर डायलेक्ट में या हर ज़ुबान में ख़जाना भरा हुआ है। तो मैंने प्लान ये बनाया कि हमारी जो ये इंडिजिनस ज़ुबानें हैं, इंडिजिनस फोक हेरिटेज से हम बच्चों का जो मवाद है, कहानियाँ, टंग ट्विस्टर्स, पैराबल्स, ज़रबुल अमसाल्स वगैरह, नगमे, ये इकट्ठे करें और इसको हम ट्रांसफॉर्म करें एनिमेशंस में, इलस्ट्रेटेड बुक्स वगैरह में, ड्रामों में, और फिर ये सारा मवाद हम शेयर करें बच्चों के साथ फ्री। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि बच्चे जो है वो देख सकें। इसलिए कि आपके तमाम जितने भी चैनल्स हैं, किसी पे बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं है, बशमूल PTV के नहीं है। आपके बच्चे जो हैं, चाहे वो गरीब के बच्चे हों या दरमाने तबके के फैमिलीज़ के हों या एफ्लुएंट फैमिलीज़ के हों, उनको अंग्रेज़ी की हर राइम याद होगी। अपनी ज़ुबान, चाहे वो पश्तो या उर्दू, बलोची, ब्रावी, सिंधी, सराइकी, जितनी भी है, उनको पता ही नहीं है। ऐसे ही वो अपने हेरिटेज से बिल्कुल ही मतलब दूर अनजान तरीके से वो जी रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वो खुद है क्या। जब तक आपको ये ना पता हो कि आप कौन हैं, आप किसी के साथ मुकालमा कर ही नहीं सकते। लिहाजा ये आइडेंटिटी जो है, इसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये जो ज़ुबानें हैं, ये एक गुलदस्ता है। आप पूरा पाकिस्तान अगर हमारी स्टेट जो है वो इस चीज़ को इनकरेज करे, तो हमारे दरमियान जो एक नेशनल कोहिजन है वो रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, हम मजीद स्ट्रांग होंगे। और इससे जुड़ी बहुत सारी और चीज़ें हैं, कारोबार भी है, ये जो क्रिएटिव फील्ड है, ये आपके मुल्क की इकोनॉमी को क्रिएटिव इकोनॉमी के तौर पे बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होती है। मसला सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कमा रहे हैं, मसला ये है कि आप लोगों को कितना एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, मुल्क को कितना मजबूत कर रहे हैं। शाह जी, आपका जो पॉइंट था ये बहुत ही ज़बरदस्त था, और जो आपने बात की कि ज़ुबानें हमने इस तरह सिखाई, लेकिन आपके ज़माने में और मेरे ज़माने में एक फ़र्क है। आपके ज़माने में मैं समझता हूँ कल्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आपके पास उस ज़माने में ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, मोबाइल नहीं था, आप सिनेमा में जाते थे, आप ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलते थे। हम जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे चाइना कटिंग पे प्लॉट बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है। सिनेमा में हम जा नहीं सकते, इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल से नीचे गिर गई है, और सिनेमा इंडस्ट्री को तो इस तरह से तबाह कर दिया गया कि सिनेमा का हमारे पास रवाज ही खत्म हो गया, कोई इंटरटेनमेंट उसको समझा ही नहीं जाता। ये क्यों हुआ शादी हमारे? ये तबाह किसने किया? आपके जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबलीज में आके बैठ के लेजिस्लेशन करते हैं, कवानीन बनाते हैं, ये उनका कसूर है। जब तक आपका इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो बिल्कुल फूल प्रूफ ना हो, इंतहाई ट्रांसपेरेंट ना हो,
आपके माशरे के बेस्ट लोग कभी भी इलेक्ट होके आ ही नहीं सकते। वजह यह है कि ये इलेक्शन कमीशन, आप अरबपति हैं, मैं एक आम मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मैं आपके मुकाबले में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, विजनरी हूँ, मैंने जद्दोजहद भी की है, मैंने हर तरह के टेस्ट पास किए, आपने कुछ भी नहीं किया। सोने के चम्मच से ही आप फीड होते रहे। जब इलेक्शंस आते हैं आपको भी इजाज़त होती है कि आप अरबों खरबों खर्चे उस इलेक्शन पे, ठीक है ना। मैं जो कुछ भी नहीं खर्च सकता हूँ, आपसे कोई लाख दर्जे बेहतर इंसान होगा, मुझ जैसे शख्स के कोई चांसेस ही नहीं है। मेरे जैसा बंदा जुर्रत ही नहीं कर सकता कि आपके मुकाबले में इलेक्शन, आपकी तरह के बेशुमार लोग फैले हुए हैं, वही लोग असम्बलियों में आ जाते हैं। जिस शख्स ने अपनी इलेक्शन पे कोई लेट्स से के 2 अरब 3 अरब खर्चे हो, वो खैरात के तौर पे तो नहीं खर्चे होंगे ना, बिल्कुल चैरिटी तो नहीं की होगी, वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। जब वो आएगा तो वो प्राइस टैग यहाँ लिखा होगा कि जी मैंने 3 अरब खर्चे हैं, मुझे ज़रूरत जो है कम से कम 15 अरब की है, कोई अगर मुझे ख़रीद सकता है तो ये मेरी कीमत है। वो ख़रीदारों को पता होता है कि उसकी क्या कीमत है। लिहाजा वो जब लेजिस्लेशन करते हैं, कवानीन बनाते हैं, आपके लिए नहीं बनाते, मुल्क के लिए नहीं बनाते, अपनी जेबों के लिए बनाते। बिल्कुल, इसलिए वो चाइना कटिंग वगैरह सब कुछ अलाउड है, वरना लॉस तो हैं, रूल्स तो हैं। मजाल है अगर रूल्स इम्प्लीमेंट हो, लॉस पे अमल हो, तो कोई भी चाइना कटिंग कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन एक फैक्टर भी मुझे लगता है शाह साहब इसमें ये भी है कि अब सिनेमा की जगह नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज ने भी ले ली है, इस वजह से भी अब नौजवान नस्ल सिनेमा की तरफ नहीं जाती ज़्यादा, कहती है अगर हो भी तो यार देखने ही नहीं। मेरा ये ख्याल है कि सिनेमा का जो एक तिलिस्म है, जो एक असर है, वो नेटफ्लिक्स पे नहीं है। नेटफ्लिक्स चाहे आप बड़ी स्क्रीन पे, इंडिया में तो सिनेमा चाहे आप टेलीविजन पे देख रहे हो या अपने फ़ोन के स्क्रीन पे देख रहे हो, है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। मेरा जी चाह, मैं भी देखता हूँ नेटफ्लिक्स, बड़ी अच्छी प्रोडक्शंस होती है, लेकिन मेरा जी करता है कि अगर यही प्रोडक्शन सिनेमा में लगी हो तो मैं ये देखने के बावजूद जाऊँगा, इसलिए कि वो जो लेवल है, जो स्केल है, वो तो सिनेमा के मुकाबले में ज़ीरो है। एग्जैक्टली। तो आप ज़ीरो देख के क्या हासिल कर सकेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे? बिल्कुल। और सर ये कहीं ना कहीं हमारे ज़हनों में भी डाला गया। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आबादी जो 25 करोड़ है या उससे भी ज़्यादा होगी, इस आबादी के मुल्क में कम से कम 3-4 हज़ार सिनेमाज होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 150 भी नहीं है। और उन 150 सिनेमाज में भी कोई मेजॉरिटी जो है 80% मैं कहूँगा कि वो ऐसे सिनेमाज है जिसमें आम पाकिस्तानी एवरेज बंदा जो है वो घुस ही नहीं सकता है, जुर्रत नहीं कर सकता है, इसलिए कि उस सिनेमा के टिकट महंगे, कम से कम 600-650 रुपये टिकट। उसके बाद जब आप पॉपकॉर्न या ड्रिंक्स वगैरह लेंगे तो एक बार आप कम से कम 2000 रुपये खर्चेंगे। तो एक हमारा आम पाकिस्तानी जो है वो बेचारा कैसे जाएगा? ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में कम से कम 3-4 हज़ार सिनेमाज हों और उसके 70-80% या इवन 90% सिनेमाज ऐसे हों कि जिसमें टिकट्स आम पाकिस्तानी के लिए अफोर्डेबल हों। बिल्कुल ऐसी है। तो तब फिर आपका वो सिनेमा की जो तहरीक है वो दोबारा शुरू हो जाएगी और ज़बरदस्त फिल्में शाह जी, आप जब आए थे तो हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, लेकिन वक्त गुजरते हुए पता नहीं चला। 2 सेगमेंट्स आपके साथ किए पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच मुजानिका सर, बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे डिसीजन मेकर्स इन बातों को ज़रा तवज्जो से सुने। थैंक यू सो मच मुजानिका। यहाँ पर अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको पता चल चुका होगा। आज तक के लिए मुझे हसनैन को इजाज़त दीजिए, बल्कि कल तक के लिए। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।